हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनो डायोड। और जेनर डायोड के बारे में हालांकि हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं कि जेनर ब्रेकडाउन मतलब है कि जेनर भंजक बोल्टता के बारे में पढ़ चुके हैं। और जेनर भंजन भी कब होता है ये भी पढ़ चुके हैं। एक एवलांचे भंजन हमने पढ़ चुके हैं, एवलांच ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन। और वहाँ पे हमने देखा था कि एवलांच भंजक बोल्टता क्या होती है, जेनर भंजन बोल्टता क्या होती है। जेनर, जिसको जेनर वोल्टेज भी कह सकते हैं, तो हमने वहाँ पे देखा कि ये रिवर्स बायस में काम करता है। वहाँ पे हमने देखा था कि ये रिवर्स बायस में मतलब उत्क्रम अभिनत में काम करता है, जब पीएन संधि उत्क्रम अभिनत में होती है। और वहाँ पे हमने देखा था कि वोल्टेज के कांस्टेंट वैल्यू पर धारा का मान अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। शुरू में क्या होता है कि वोल्टा को हम बढ़ाते जाते हैं तो करंट का मान कांस्टेंट रहता है। एक माइक्रो एम्पियर की करंट कांस्टेंटली बहती है, लेकिन जैसे ही वोल्टता को 3 से 4 या 5 वोल्ट तक ले जाते हैं उसका ब्रेकिंग हो जाता है, भंजन हो जाता है। और उस भंजन पे देखा गया कि करंट का मान अचानक बढ़ जाता है, उस वोल्ट पर ही आते अचानक बढ़ जाता है। तो भंजन का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ा भी है कि क्या होता है कि पी एन टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर हेवली डॉप्ड होते हैं, हाईली डॉप्ड होते हैं, उच्च मिश्रण होता है, जिसके डिप्लीशन लेयर जो होती है बीच की, उसकी थिकनेस कम हो जाती है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है चार्ज कैरियर की वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो वो जो कैपिंग होती है चौड़ाई वो कम हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, यानी कि आवेश को जाने का रास्ता आसानी से मिल जाता है। दूसरी चीज़, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होने से वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि कांस्टेंट वोल्टेज जो एवलांचे ब्रेकडाउन होती है रिवर्स बायसिंग में वो भी होती है, वो नॉर्मल पीएन जंक्शन में होती है, लेकिन वो वोल्टेज बढ़ाने के साथ वहाँ भी अचानक करंट बढ़ती है। लेकिन होता क्या है कि उसमें क्या, वो भी रिवर्स बायस में ही होता है, लेकिन होता क्या है कि उसमें उस बोल्ट से अगर थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ट मिल जाए या थोड़ा बहुत, तो वो कुछ देर के बाद हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से वो जल जाता है। तो जो एवलांचे ब्रेकडाउन होती है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन में होती है, जो नॉर्मली डोप्ड होते हैं, अपमिश्रित होते हैं। उसमें जो थिकनेस होती है पीएन संधि के अगल बगल जो अवक्षय परत होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ का रिवर्स बायस वोल्टेज, हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो जो डिप्लीशन रीजन के या जो पी एन एन टाइप के जो एटम्स होते हैं सिलिकॉन के या जो भी अशुद्धि मिलाई गई है उनका जो है एक तरह से ब्रेकिंग हो जाता है। वो किस लिए हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होते हैं वो इतनी तेज़ी से कोलाइड करते हैं, इतनी एनर्जेटिक मतलब उनके पास गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है कि वो कोलाइड कर करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे टक्कर होती है, कोलिजन होती है, एक अपने होते हैं एक और निकाल देते हैं, दो हो गए, दो दूसरे से टकराए दो और निकाल दिए, तो 2 4 4 का 8 8 का 16, इस तरह लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे करंट का मान बढ़ जाता है। तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि कोलिजन हो रही है, जैसे दो टक्कर होती है तो टक्कर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से वो पिघल जाता है। लेकिन जो जेनर भंजन होता है वो स्पेशली डिज़ाइन किए गए उच्च अपमिश्रण, वहाँ पे पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में उच्च अपमिश्रण होता है, हाई हेवली डॉप्ड होते हैं दोनों। तो वहाँ चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो डिप्लीशन रीजन पतली होने से
आप रेजिस्टेंस भी घट जाता है। दूसरी चीज़ आपका वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो टेम्परेचर के वजह से नहीं होते हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जनरेट होते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 10 वोल्ट पर मीटर, इतनी वोल्ट पर मीटर की होती है, क्योंकि उस समय डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है इतनी मीटर वोल्ट की होती है। तो ये इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 5 वोल्ट पर या 4 वोल्ट पर ही पहुंच जाती है। ये क्या है, भंजन बोल्टा है, या इसको हम जो जेनर बोल्टा भी कहें। इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या होता है कि जो जंक्शन के आसपास के इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिप्लीशन रीजन के अंदर के इलेक्ट्रॉन, वो अपने एटम्स को छोड़ देते हैं, यानी खिंच जाते हैं। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी लगी रहती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि रिवर्स बायस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे पीएन संधि डायोड है अगर, तो उससे अगर कोई बायसिंग नहीं है तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। वही डिप्लीशन रीजन कम होने से वो आंतरिक विद्युत क्षेत्र का मान इतना बढ़ जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को इसके एटम से निकाल देता है, चाहे वो सिलिकॉन का हो या जो अशुद्धि मिलाएगा हो, सब जो भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं एक तरह से। तो लार्ज नंबर में आसपास के जो डिप्लीशन रीजन के आसपास के जो एटम्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, यानी लार्ज संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हीटिंग नहीं हो रही, कोलिजन नहीं हो रहा, टक्कर नहीं हो रहा, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ हीटिंग का कोई चांस नहीं होता है। तो हीटिंग का चांस नहीं होता है, इसीलिए जो है हीटिंग का चांस ना होने के वजह से इसके जलने की संभावना कम रहती है। इसके जलने की संभावना क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है। तो इसीलिए जो जेनर डायोड होता है वो हाई करंट, हाई से हाई करंट को फ्लो कराता है बिना डिस्टर्ब हुए और कांस्टेंट वोल्टेज पे। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग अभी देखेंगे कि वोल्टेज का मान में परिवर्तन किए बिना भी हम लोग बहुत हाई करंट बहा सकते हैं। तो ये जलता नहीं है, क्योंकि हाई करंट क्योंकि यहाँ पे हीटिंग का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन नहीं होता है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं होल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होते हैं। डिप्लीशन रीजन इतनी गैपिंग कम होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से पार कर जाते हैं बिना कोलाइड किए। ठीक है ना। तो खिंच जाते हैं, तो यहाँ पे कोलिजन नहीं होता। एवलांचे ब्रेकडाउन में कोलिजन होता है, वहाँ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वो जलने का डर रहता है। ठीक है। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी पे आधारित है। पहले जेनर डायोड क्या होता है, हालांकि ये जेनर ब्रेकडाउन पे काम करता है, उसी पे बेस्ड है। और ये जेनर डायोड इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसका जो आविष्कारक करता थे वो उसका नाम सी जेनर, क्लोरेंस जेनर था। तो क्लोरेंस जेनर, जिसको शार्ट में सी जेनर कहते हैं, उन्हीं के नाम पे इनको जेनर डायोड कहा जाता है। ठीक है ना। उसी के नाम पे इनको क्या कहा जाता है, जेनर डायोड। इस युक्ति को जेनर डायोड कहा जाता है। तो जेनर डायोड बेसिकली जो होता है, इसमें पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हेवीली डॉप्ड होते हैं, डिप्लीशन रीजन बहुत कम होता है, रिवर्स बायस में काम करता है, जेनर भंजन पे आधारित होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो हीटिंग का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है ना। और कांस्टेंट वोल्टेज पे हुज करंट फ्लो होती है। ठीक है। जबकि एवलांचे ब्रेकडाउन में भी हुज करंट होती है। ठीक है ना। लेकिन वहाँ हीटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो इसे जलने की संभावना होती है, और इसमें ऐसी बात नहीं होती। तो एवलांच ब्रेकडाउन में शार्प कर्व नहीं पाया जाता, इसमें शार्पनेस होती है। जैसे कि एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि ऐसे गया और ऐसे होता है, और इसमें क्या होता है, जो जेनर ब्रेकडाउन में होता है शार्प होता है, ऐसे 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 गया एकदम शार्प, मतलब कोई इस तरह का स्लोपिंग नहीं होती। ठीक है ना।
तो इसके अब लाक्षणिक गुण के कारण हम लोग इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई वोल्टेज है जो कि बदलता है, फ्लक्चुएशन है अगर वोल्टेज में, तो उसको कांस्टेंट वोल्टेज में बदला जाता है। ठीक है ना, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसका उपयोग करते हैं जेनर डायोड का, क्योंकि जेनर डायोड जो होता है कांस्टेंट वोल्टेज पे जितना मन चाहो उससे करंट फ्लो करा सकते हो बिना डिस्टर्ब हुए, बिना जले हुए। ठीक है ना। तो अगर हमें कोई अस्थिर डीसी वोल्टेज है जिसमें फ्लक्चुएशन है, वो 1 वोल्ट से 5-6 वोल्ट के बीच अगर बदल रहा है, तो उसको हम जो है कांस्टेंट वोल्टेज में बदल करके किसी डिवाइस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो कुछ डिवाइसें ऐसे होते हैं कि जो कांस्टेंट वोल्टेज पे ही काम करती हैं, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट पे, अगर उसे 6 वोल्ट मिल जाए तो वो जल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पीछे अभी पढ़े थे कि जो रेक्टिफायर होता है उससे अस्थिर डीसी वोल्टेज मिलता है या डीसी करंट मिलती है, उसमें भी कुछ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको हम फिल्टर से दूर कर सकते हैं, चाहे इससे दूर कर सकते हैं। फिल्ट्रेट करने के बाद भी कुछ फ्लक्चुएशन रहता है, तो वहाँ पे हम लोग जेनर डायोड का प्रयोग करके वोल्टेज को एकदम कांस्टेंट बना देते हैं, रेगुलेट कर देते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग रहेगी जेनर डायोड। हेडिंग क्या है? जेनर डायोड। ठीक है, तो आज हम लोग जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो जेनर डायोड क्या होता है, तो हम पहले पढ़ेंगे कि जेनर डायोड जो होता है एक तरह से पीएन संधि डायोड ही होता है, स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया होता है। इसमें जो है दो सेमीकंडक्टर्स को एक तरह से हेवली डोप्ड किया गया था, उच्च अपमिश्रण करके बनाया जाता है। ठीक है ना, ऐसा डिज़ाइन किया गया रहता है और ये हमेशा पश्चदिशिक वायस में काम करता है। ठीक है ना, और इसका उपयोग हम जो करते हैं वो वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में, यानी कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें, थोड़ी बातें हैं, लिख लेते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या होता है, और क्यों ऐसा काम करता है कि क्यों इसका जो है वोल्टेज कांस्टेंट रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा करंट मिलती है। ठीक है ना, लिखेंगे कि यह एक विशेष रूप से निर्मित पीएन संधि डायोड होता है। पीएन संधि डायोड होता है, यह एक विशेष रूप से निर्मित पीएन संधि क्या होता है, डायोड होता है, जिसमें ये लिख सकते हैं पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक का उच्च अपमिश्रण होता है। चालक का उच्च अपमिश्रण होता है। यह विशेष रूप से निर्मित पीएन संधि डायोड होता है जिसमें पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक का उच्च अपमिश्रण होता है। क्या होता है? उच्च अपमिश्रण होता है। इसका नाम इसके आविष्कारक के नाम पर रखा गया है ना, ये भी लिखेंगे कि इसका नाम जो है, इसके आविष्कारक सी जेनर, जिसको क्लोरेंस कहते हैं, सी जेनर यानी
फ्लोरेंस जेनर के नाम पर रखा गया, के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना। जेनर, यह डायोड जो है जेनर भंजन पर आधारित होता है। यह डायोड जेनर भंजन, आप लोगों ने पढ़ा, जेनर भंजन की घटना पर आधारित रचना और कार्य दोनों एक ही में हो जाएगा। फिर नीचे इसका सिंबल देख लेंगे कि सिंबल कैसे होता है। ठीक है ना। तो जेनर डायोड बनाने के लिए तो लिखेंगे कि जेनर डायोड बनाने के लिए, जेनर डायोड बनाने के लिए, ठीक है ना, एक पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों को इस प्रकार उच्च अपमिश्रित किया जाता है, इस प्रकार उच्च अपमिश्रित किया जाता है कि अक्षय परत की मोटाई संधि के पास होती है ना, संधि के पास अक्षय परत की मोटाई, यहाँ पे लिख सकते हैं संधि के पास अक्षय परत की मोटाई कितनी हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। किस आर्डर की हो जाती है? 100 एंगस्ट्रॉम के आर्डर की हो जाती है, कि कोट की हो जाए कि संधि के पास अक्षय परत की मोटाई लगभग कितनी हो जाए? 100 एंगस्ट्रॉम की कोट की हो जाए। ठीक है ना। इतने पे क्या हो जाता है, यानी अत्यधिक पतला 100 एंगस्ट्रॉम की कोट का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁸, या कहने का मतलब होता है इसको हम लोग 10⁻⁶, या इसको हम लोग कह सकते हैं एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10, 2 जीरो कट गया, 10⁻⁸ मीटर का, इतना का होना चाहिए। ठीक है। देखेंगे कि इसके कारण संधि का विद्युत क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है। इसके कारण संधि का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? बहुत अधिक, यानी कि किस कोट का हो जाता है? अधिक, लगभग 10⁻⁶ वोल्ट मीटर या 10⁸ वोल्ट मीटर और वोल्ट पर मीटर की कोटि का हो जाता है, कोटि का हो जाता है। कैसे? क्योंकि जानते हैं कि E बराबर होता है V और D, तो अगर V की वैल्यू 5 वोल्ट है मान लो, और D की वैल्यू 10⁻⁸ या 6 है, तो ये ऊपर चलेगा 5 × 10 के घाते 6 या 8, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। पश्च बोलता होने के बाद भी
इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है इतना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कितना? लगभग 10⁶ वोल्ट पर मीटर की कोटि का हो जाता है। ये क्या करता है कि इतने इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इतने अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो जंक्शन के एटम्स होते हैं, उनके एटम से जो है इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं, यानी कि बाहर आ जाते हैं, उनका आयनन होने लगता है। जंक्शन के आसपास के पी क्षेत्र के, एन क्षेत्र के, संधि अवक्षय परत के अंदर के जितने भी, कहने का मतलब है कि संधि के आसपास के ही, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। तो अवक्षय परत के जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं अंदर, उनसे इलेक्ट्रॉन बहुत संख्या में क्या होते हैं, खींच जाते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उनसे इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल देती है। उनका हो जाता है भंजन। कहने का मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है ना, एक कांस्टेंट वोल्टेज पे ही। कहने का मतलब है कि वो वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट पर जाते हुए भंजन हो जाता है। तो इस वोल्ट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाती है, इतना वोल्ट पर मीटर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से संधि के जो एटम्स होते हैं आसपास के, सिलिकॉन के या जो इम्प्योरिटी मिलाई गई उनके, वो उनके कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं। टूट के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में होल या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे ये होता है कि अचानक जो है करंट जो होती है, रिवर्स करंट, उत्क्रम धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। और उस वोल्टेज जो 5 वोल्टेज है उसी को जेनर वोल्टेज भी कहा जाता है ना, जेनर भंजक वोल्टेज। यानी देखेंगे कि 5 वोल्ट पहुंचने के बाद करंट का मान अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है। तो यानी कहते हैं कि उसका भंजन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और जिस वोल्टेज पर होता है उसी को हम लोग कहते हैं भंजक बोल्टता, जेनर भंजक बोल्टता या जेनर बोल्टता। ठीक है ना, जिसको हम लोग VZ से प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग किससे प्रोड्यूस करते हैं, VZ से प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, रचना तथा कार्य भी हो सकता था, यहाँ पे वर्किंग भी इसी में आ जाएगी। ठीक है ना, तो यह उच्च विद्युत क्षेत्र अवक्षय परत की परमाणुओं से, संधि के पास हुए अवक्षय परत के परमाणुओं से जो न्यूट्रल होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संयोजकता बैंड में होते हैं, कंडक्शन बॉन्ड में नहीं होते हैं, संयोजकता बैंड में होते हैं। यानी इसको हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बंधक इलेक्ट्रॉन। जिसके यह उच्च वैद्युत क्षेत्र अवक्षय परत के बंधक इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अवक्षय परत के बंधक इलेक्ट्रॉन या अवक्षय परत के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है, को क्या कर देता है, को निकाल देता है। ठीक है ना, ऑलरेडी इंटरनल फील्ड होती है, उसके कारण से इलेक्ट्रॉन खुद ही खींचे रहते हैं, और डिप्लीशन रीजन पतला होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना बढ़ जाता है कि सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, जिससे अधिक संख्या में, जबकि ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अधिक संख्या में होल और जिससे अधिक संख्या में नहीं, चलिए अच्छा, होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और अचानक उत्क्रम धारा का मान बढ़ जाता है। अचानक उत्क्रम धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब लिखेंगे कि जिस उत्क्रम बोल्टता पर धारा का मान अधिकतम होता है,
उसे जेनर बोल्टता कहते हैं, उसे जेनर बोल्टता कहते हैं। इसे बीजेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे बीजेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इसे बीजेड से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए अब इसका सिंबल और कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देख लेते हैं। ये तो उसका रीजन हो गया, ठीक है ना। अब हम का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ से कुछ बातें स्पष्ट होंगी। उसका सिंबल क्या होता है वो भी देख लेते हैं, और ग्राफ, क्योंकि इसका हम ग्राफ जब खींचते हैं तो ग्राफ से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। वहाँ से ये निकल के आएगा कि बीजेड की वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी सी परिवर्तन करने पर भी लार्ज करंट, बहुत अधिक मात्रा में करंट बहती है, ठीक है ना। और उससे हम ये देखेंगे कि वो रिवर्स बायस में काम करता है। तो जनरली वो क्या होता है, जेनर डायोड या भंजन जो होता है वो किस में होता है, रिवर्स बायस में। तो दो तरह का भंजन होता है, एक को कहते हैं हम लोग एवलांच, एक को कहते हैं जेनर। तो एवलांच जो होता है वो टेम्परेचर के कारण होता है, कोलाइजेशन के कारण होता है, कोलिजन टक्कर के कारण होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। तो उसमें कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको जलने का संभावना होता है। इसमें हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसीलिए कांस्टेंट वोल्टेज पे हुज करंट देती है विदाउट कोई नुकसान पहुंचे हुए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे। चलिए, चलिए ठीक है ना। अब हम हेडिंग डालते हैं इसका अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है अभिलाक्षणिक वक्र। तो जो इसका अभिलाक्षणिक वक्र जो है वो इस तरह से खींचा गया है। इधर पश्च बोलता रहेगी, है ना, V इस डायरेक्शन में, और इधर ये करंट बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर की होती है, तो इधर करंट रहेगी। ठीक है ना। तो हम इसमें देखा गया है कि शुरू में तो करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए बहेगी, क्योंकि जो मेजर में होते हैं उनको तो बहने से ये रोक देता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर जब हम इसको रिवर्स बायस में लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बाय वाली, वो भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट करती है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो मौजूद रहते हैं एक बार में वो क्रॉस कर जाते हैं संधि को, तो करंट कुछ बढ़ती नहीं, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो आते नहीं, तो इसलिए करंट जो है कांस्टेंट रहती है। अब जैसे ही वोल्टता जो है 4 से 5 यानी भंजक वोल्टता पर ये पहुंचता है रिवर्स बायस यानी कि वोल्टेज, तो अचानक क्या देखा जाता है कि ये करंट जो है इसमें बहुत तेजी से शार्प वृद्धि हो जाती है। तो ये ग्राफ बहुत शार्प होता है, अचानक वृद्धि होती है ये ऐसे। और किस वोल्टेज होता है, बीजेड जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अचानक वोल्टता अरे करंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब इन ग्राफ से क्या होता है, अब वो बातें लिख देते हैं ग्राफ से क्या स्पष्ट होता है। तो लिखेंगे कि ग्राफ से, चलिए इसके नीचे से, कि ग्राफ से स्पष्ट है कि, ग्राफ से क्या है, स्पष्ट है कि जेनर डायोड, ये भी हम लिखेंगे कि जेनर डायोड
हमेशा उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है, उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है। ग्राफ से स्पष्ट है कि जेनर डायोड हमेशा उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है, ठीक है ना। और ग्राफ से ये भी महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है कि ग्राफ से एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है कि ग्राफ से एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है कि जेनर करंट, जिसको हम लोग उत्क्रम धारा या यहाँ पर हम उसको जेनर करंट कहते हैं, कि जेनर वोल्टेज में बढ़ने वाली धारा को हम लोग क्या कहेंगे, जेनर धारा, ठीक है ना। उसको जेनर धारा हम लोग कह लेते हैं कि जेनर धारा का मान जो होता है, ठीक है ना। ग्राफ से ये भी एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है कि जेनर वोल्टेज पर, ये लिखिए कि जेनर धारा का मान या उत्क्रम धारा लिखिए, चलिए, कि उत्क्रम धारा का मान एक नियत वोल्टेज पर बहुत अधिक बढ़ जाती है, का मान एक नियत वोल्टेज जिसको क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज पर, उत्क्रम धारा का मान एक नियत वोल्टेज जेनर वोल्टेज पर अत्यधिक हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। लिखेंगे कि जेनर डायोड के इस गुण का उपयोग कहाँ करते हैं, जेनर डायोड के इस गुण का उपयोग विद्युत आपूर्तियों की वोल्टताओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, वोल्टताओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका सिंबल देख लीजिए, प्रतीक, सिंबल जिसको कहते हैं, सिंबल। तो सिंबल को ऐसे यूज करते हैं, ठीक है ना। जड़ इसके ऊपर ऐसे जड़ लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये जेनर डायोड, ठीक है ना। और जानते हैं कि इधर P होता है और इस लाइन पे क्या होता है, इस लाइन पे होता है N। तो ये सिंबल है जेनर डायोड का सिंबल, ठीक है। तो यह लाक्षणिक वक्र है, उससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि जेनर डायोड हमेशा उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है। ग्राफ से एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है कि उत्क्रम धारा का मान एक नियत वोल्टेज यानी जेनर वोल्टेज पर अत्यधिक हो जाता है। जेनर डायोड के इस गुण का उपयोग विद्युत आपूर्तियों के वोल्टताओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में कि कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए तो अब हम जेनर डायोड का हम एक उपयोग पढ़ेंगे कि वोल्टेज नियंत्रक के रूप में कैसे काम करता है, ठीक है ना। हमने उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भंजन क्षेत्र में, यानी कि
भंजक वोल्टेज पर, जेनर वोल्टेज पर क्या होता है कि जेनर डायोड से मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, लेकिन उसका वोल्टेज चेंज नहीं होता। तो विदाउट चेंज वोल्टेज के उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है ना। तो जेनर डायोड की प्रॉपर्टी है कि वो कांस्टेंट वोल्टेज पर मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकता है, ठीक है ना। उसके अभिलाक्षणिक कर्व से हमने देखा था कि करंट का मान मैक्सिमम हो गया, लेकिन Vz का मान जो जेनर वोल्टेज है उसका मान नहीं बदल रहा है। अगर हम वोल्टेज का मान, जो स्रोत वोल्टेज का मान चेंज भी करते हैं तो इसमें थोड़ा मोड़ा नेग्लिजिबल परिवर्तन होता है, ठीक है ना, वो उतना ही बना रहता है और करंट का मान एक मैक्सिमम मान तक बढ़ जाती है, जितना बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसी गुण का उपयोग करके हम जो है इसका एक उपयोग करके हम लोग इसका उपयोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में, यानी कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में। तो हमारी हेडिंग रहेगी वोल्टता नियंत्रक, जेनर डायोड का उपयोग जो है वोल्टता नियंत्रक के रूप में, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग, जेनर डायोड का उपयोग, ठीक है। वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग हम, और एक चीज आप जान लीजिए कि जेनर डायोड जो वर्क करता है वो डीसी करंट पे या डीसी वोल्टेज पे करता है, एसी वोल्टेज पे नहीं करता है। किस पे करता है? डीसी वोल्टेज पे करता है, ठीक है ना, एसी करंट वोल्टेज पे नहीं। तो जो जेनर डायोड जो ऑपरेट होता है वो डीसी करंट पे ऑपरेट होता है। तो कहने का मतलब अगर कोई डीसी वोल्टेज, अस्थिर डीसी वोल्टेज हो तो उसको हम लोग नियंत्रित वोल्टेज में इसकी सहायता से बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस बात को लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि इसकी सहायता से लिखेंगे कि इसकी सहायता से अनियंत्रित दोषी वोल्टता को, कोई अनियंत्रित या अस्थिर हो, अनियंत्रित या अस्थिर डीसी वोल्टता को नियंत्रित, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं अस्थाई, को नियंत्रित यानी अस्थाई वोल्टता में बदला जाता है, ठीक है ना, बदला जाता है। यानी ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि और एक चीज और भी जान लीजिए कि जो करंट होती है वो सीरीज में कांस्टेंट होती है। करंट का मान सीरीज में एक जैसा होता है, कांस्टेंट होती है। इसीलिए करंट को उत्पन्न करने वाले, करंट को मापने वाले और करंट को कंट्रोल करने वाले जितने भी उपकरण होते हैं वो सब जो है सीरीज में लगाए जाते हैं। उसी तरह से वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होता है पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में कांस्टेंट होता है। इसीलिए वोल्टेज उत्पन्न करने वाले, कंट्रोल करने वाले और मापने वाले जितने भी उपकरण हैं सबको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि अनियंत्रित जो वोल्टता है वो जेनर डायोड जो होता है जो वोल्टता को नियंत्रित करता है, मतलब कांस्टेंट बनाए रखता है वो, और उसके साथ कोई मापने वाला उपकरण, हाँ कि हम वोल्टता को कांस्टेंट मापना है या किसी डिवाइस में हमें कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत होती है तो उसको, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मान समांतर क्रम में ही कांस्टेंट होता है तो वोल्टता में बदला जाता है, ठीक है ना, इसकी सहायता से। तो इसके लिए क्या होता है, जेनर डायोड का उपयोग, तो इसका हम लोग अब परिपथ डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ अनियंत्रित वोल्टता है, क्या है, अनियंत्रित वोल्टता है, यहाँ पे लिख लेते हैं जिसको हम VI कह लेते हैं, है ना। इसका ये प्लस सिरा है, ये माइनस है, ये जो है
नियंत्रित बोल्टता, ठीक है ना, अनियंत्रित बोल्टता है, डीसी बोल्टता एक तरह से, अनियंत्रित डीसी बोल्टता, मतलब जो कि इसकी वैल्यू जो है किसी दो मानों के बीच में बदलती रहती, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, तो वहां पे हम लगा देते हैं, ठीक। और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जिसको हम लोग आरएस कह लेते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा अभी हम बताएंगे। फिर इसके ठीक पैरेलल हम जो है ये प्लस है तो इसका एन जो है रिवर्स बायस में हमेशा यूज किया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपने देखा है कि इसको हमेशा किस तरह यूज किया जाता है, रिवर्स बायस में, ठीक है, इसको हमेशा किस तरह यूज किया जाता है, रिवर्स बायस में। और इसके साथ जो है चलिए सीरीज में लगा दें, और ये जो है यहाँ पे इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग, जिसमें हमें वोल्टेज कांस्टेंट रखना है, आरएल, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे जेनर डायोड है और इसके सिरों का जो विभवांतर होगा इसको हम लोग VZ कहेंगे, और इसके सिरों का जो विभवांतर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, VZ ही होता है, VL, इसी को VZ भी कह सकते हैं, कांस्टेंट होता है। और इसके सिरों का जो होगा वो VR कह लेते हैं, ठीक है ना। इसमें यहाँ से करंट फ्लो होगी पॉजिटिव सिरे से, यहाँ पे करंट का बंटवारा भी हो रहा है तो इसमें हम लगते हैं कि IZ आएगी, और इसमें हम रखते हैं कि IL आएगी, और यहाँ पे जो बह रही है वो इस सीरीज की तरह से है, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसे IS ही मान सकते हैं, चलिए इसमें सीरीज करंट IS। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम बनेगा, नियंत्रित वोल्टता में बदलता है। इसका क्रिया रेखा परिपथ बदला जाता है, इसका परिपथ आरेख ऐसे लिख लीजिए, परिपथ आरेख निम्न चित्र में प्रदर्शित, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि इससे एक सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। वो क्यों जोड़ते हैं उसकी भी चर्चा होगी अभी। और हमें यहाँ पे जो है हमें कांस्टेंट वोल्टेज यहाँ मिलता है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये नियंत्रित वोल्टता है, यहाँ पे नियंत्रित वोल्टता मिलती है, ठीक है ना। देखिए ये इस पे कांस्टेंट वोल्टेज होता है तो वही वोल्टेज इस पे होगा। अब इस पे करंट कितनी आएगी उसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा करके ही पता करेंगे कि यहाँ का वोल्टेज कितना है। तो देखिए इसमें जो है RS और RL जो होता है, कहने का मतलब है कि जेनर डायोड और RS का चयन हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। यहाँ पे RS का चयन और इन दोनों का चयन हम अपनी आवश्यकता से करेंगे कि हमें आउटपुट कितना कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, है ना। तो जिस तरह से हमें मान लीजिए 5 वोल्ट यहाँ चाहिए, तो हम उसी भंजक वोल्टता का, यानी 5 वोल्ट का जो इसका जेनर वोल्टेज जो होता है जिसपे भंजन होता, उसी का ये भी होना चाहिए, और उसके हिसाब से यहाँ रेजिस्टेंस फिक्स करना होगा ताकि इसके सिरों पर भी 5 वोल्ट ही आए, यानी हमारा जो आउटपुट मिले वो 5 वोल्ट ही मिले। तो हम एक फार्मूला भी देखेंगे कि RS की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रेखा चित्र है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अनियंत्रित वोल्टता है कि वोल्टता का मान कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, ठीक है। चलिए अब इसका जो है परिपथ आरेख निम्न चित्र में ये प्रदर्शित है, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे DC वोल्टा में फ्लक्चुएशन है, इसका मान कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है।
तो कभी एकदम कम होगा, कभी एकदम ज़्यादा होगा। और इसका वोल्टेज फिक्स होता है, ये जेनर डायोड का वोल्टेज क्या होता है, फिक्स होता है। तो हम मान लेते हैं, सपोज कर लिया हमने कि ये जैसे 5 वोल्ट है, ठीक है, क्या है 5 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है कि एक चीज याद रखिएगा कि वही वोल्टेज रेगुलेट होता है, जो जेनर वोल्टेज जो होता है उतने ही के बराबर हम वोल्टेज को रेगुलेट कर पाते हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि जो जेनर वोल्टता होती है उतनी उसी वोल्टता को रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे जेनर वोल्टेज क्या है, अगर 5 वोल्ट है तो हम 5 वोल्ट को ही रेगुलेट बनाए रखते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। जिसे कहा जाए कि जेनर वोल्टता 5 वोल्ट है, इसका मतलब है कि हम 5 वोल्ट को ही रेगुलेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ का अनियंत्रित वोल्टता अगर 2 वोल्ट से लेके 8 वोल्ट है, तो हम ना 2 वोल्ट को ना 8 बल्कि 5 वोल्ट को ही रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जितने वोल्ट का जेनर डायोड होता है वही वोल्टता रेगुलेट की जा सकती है, वही वोल्टता रेगुलेट की जा सकती है, ठीक है ना। बाकी जो इसका फ्लक्चुएशन कम या ज़्यादा होता है उसके लिए यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमने इसको मान लिया कि 5 वोल्ट का हमें रेगुलेशन चाहिए, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज किसी आउटपुट डिवाइस को, यहाँ मान लो आउटपुट डिवाइस लगी हुई है, तो किसी आउटपुट डिवाइस को हमें कांस्टेंट 5 वोल्ट चाहिए। 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो वो जल जाएगी, यानी हमें कांस्टेंट चाहिए। 5 वोल्ट से कम पे वो ऑपरेट हो जाएगी, लेकिन 5 वोल्ट से ज़्यादा पे वो जल जाएगी। तो हमें 5 वोल्ट ही चाहिए। तो सपोज करिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे निवेशी वोल्टता बढ़ जाती है, 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है, जाहिर सी बात है जब निवेशी वोल्टता बढ़ेगी तो उसके हिसाब से करंट भी बढ़ेगा। यहाँ पे जो लगाया गया है, वोल्टता बढ़ने से बाद आरएस में और इसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो करंट की वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस में और जेनर डायोड से होकर जाने वाली धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसमें उतना ही करंट फ्लो हो पाती है जितना कि इसको वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसमें उतना ही करंट आती है कि जितना इसको आवश्यकता होती है। देखिए अगर हम निवेशी वोल्टता को बढ़ा दिए, मान लीजिए कि वी आई की वैल्यू जो हमने 7 वोल्ट या 8 वोल्ट कर दिया, ठीक है ना, मान लो 8 वोल्ट कर दिया, ठीक। तो हुआ क्या कि करंट की वैल्यू बढ़ गई। अब करंट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना, हमने इसको कर दिया 8। अब ये 5 पे ही इसका भंजन हो जाता है। तो इसका भंजन क्षेत्र में क्या होता है कि इसका वोल्टेज बदलता नहीं, वो 5 वोल्टेज ही बना रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। और जो मैक्सिमम यहाँ से करंट आएगी सब इससे फ्लो हो जाएगी बिना वोल्टता चेंज हुए। बिना वोल्टता चेंज हुए जो मैक्सिमम करंट होगी वो किधर से फ्लो हो जाएगी, इधर से फ्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वोल्टता पे चाहे जितना करंट से फ्लो करा सकते हैं। तो जो करंट का मैक्सिमम मान होगा वो ज्यादातर तो इससे फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 वोल्टा से अधिक वोल्टता पे भंजन 5 वोल्टता पे हो गया तो इसका 5 पे फिक्स हो जाता है। जो और एक्स्ट्रा जो करंट बनती है वो मैक्सिमम करंट इससे फ्लो हो जाती है। जो करंट बचती है मतलब इधर उतना ही करंट फ्लो होती है जितना यहाँ आवश्यकता होती है, ताकि यहाँ का वोल्टेज भी कितना बना रहे, 5 वोल्ट, है ना। तो वोल्टता बढ़ने से करंट का मान बढ़ता है तो वो करंट इससे अलाउ हो जाती है। मैक्सिमम जितना चाहे पूरी की पूरी करंट इधर चली जाती है, इधर उतना ही करंट जाती है जितना इसको आवश्यक हो, ठीक है ना। और यहाँ हमने दिया 8 वोल्ट, ये 5 वोल्ट पे फिक्स करा के मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो करा दिया। आप जानते हैं कि भंजन क्षेत्र में वोल्टेज बदलता नहीं है, भले वोल्ट का मान ज्यादा हो, कांस्टेंट हो गया और मैक्सिमम करंट को इसी से फ्लो कर दिया, क्योंकि भंजन क्षेत्र में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। अब देखिए 4 वोल्ट कहाँ जाएगा, इसका जो 3 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, तो 3 वोल्ट को विभवपात कराने के लिए ही रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो कहने का मतलब है कि 3 वोल्ट आरएस के सिरों पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 वोल्ट यहाँ, 5 वोल्ट यहाँ, मिलाकर कुल कितना हो गया,
8 वोल्ट। एनर्जी कंजर्वेशन से देखा जाए तो ये 8 वोल्ट, 5 यहाँ 3 यहाँ खर्च हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए इसकी वोल्टता कम होती है तो करंट का मान भी कम हो जाएगा। तो करंट का मान कम हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि इसकी वोल्टता तो फिक्स होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर वोल्टता 5 वोल्ट से कम हो गई, बी आई की वैल्यू किससे, इससे कम हो गई, तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये ऑपरेट ही नहीं करेगा, मतलब है कि इससे होकर करंट बहेगी नहीं। ये एक तरह से उस तरह का काम करता है। कहने का मतलब है कि एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, क्योंकि वोल्टता कम हो गई ये वाली, तो जाहिर सी बात है ये भंजन क्षेत्र में नहीं होगा, तो करंट इससे पास नहीं करेंगे, नेग्लेजिबल करंट पास करेगी, ठीक है ना। तो सारी की सारी करंट इधर से फ्लो हो जाती है, और ये करंट तो कम होगी क्योंकि वोल्टता कम होगी तो इस करंट का मान कम होगा, तो इसके ऊपर का विभव पतन भी बहुत कम हो जाएगा। और जो ये करंट है, क्योंकि देखिए ये करंट तो लेगा नहीं, इधर करंट कट हो गई तो ये दोनों सीरीज में हो गए ना, तो ये भी जो भी करंट है कम का मान, वो सारी करंट इससे फ्लो हो जाएगी और उतना ही इधर फ्लो होकर के आएगी जितना कि इसका आउटपुट वोल्टेज बने। करंट टोटल की टोटल करंट कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ये करंट लेगा ही नहीं। ये करंट कब लेता है, जब ये भंजन वोल्टता पे आता है, तो जबकि वोल्टेज तो इससे कम है और 5 वोल्ट यहाँ ऑपरेट करना है, तो टोटल करंट जो यहाँ थी, यहाँ जो भी करंट हो गया, हालांकि करंट का मान कम हो गया, लेकिन जो भी करंट यहाँ आएगी इससे फ्लो होते हुए कहाँ चली आएगी, यहाँ। और जब यहाँ टोटल करंट यहाँ चली आएगी तो यहाँ पे जो डिवाइस होगी वो ऑपरेट करेगी, ठीक है ना। तो करंट यहाँ ना जाकर के टोटल यहाँ आ जाएगी, और ये करंट और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलकर लगभग 5 वोल्ट बना सकते हैं, या 5 वोल्ट से कम भी होगा तब भी ये ऑपरेट करेगा कि यहाँ की डिवाइस जलेगी नहीं, है ना, उसको वोल्टेज मिलेगा। लेकिन ऐसा प्रबंध रहता है कि यहाँ वो करंट ऐसी फ्लो होती है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो जितना हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए उतना मिल जाता है। तो जब वोल्टेज घटता है तो सारी करंट इधर से पास हो जाती है, करंट लेता ही नहीं। और जब वोल्टेज घटता है तो करंट का मान मैक्सिमम हो जाता है, तो ये भंजन क्षेत्र में आ जाता है और सारी की सारी करंट इससे फ्लो होती है। आपने ये देखा है कि यहाँ तक करंट बहती नहीं, इसके बाद जैसे ही बीजेड 5 वोल्ट होगा मैक्सिमम करंट, तब ये मैक्सिमम करंट अलाउ करता है, तो मैक्सिमम करंट तो इधर से फ्लो हो जाती है। लेकिन अगर ये करंट ना अलाउ करता तो सारी करंट इधर आ जाती है, उपकरण क्या होता, जल जाता। तो इसलिए मैक्सिमम करंट इधर से आ जाती है, उधर इतनी ही करंट जाती है जितना कि यहाँ का उपकरण ऑपरेट कर ले, यानी कि करंट का और इसका मल्टीप्लाई जो है वो वोल्टेज में कांस्टेंट वोल्टेज मिले, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होता है, जैसे हमने देखा कि 8 वोल्ट था, तो इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है कि एक्स्ट्रा वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप करा दिया जाए, फालतू का वोल्टेज जो यहाँ इसके सिरों पर क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए। तो जब करंट का मान बढ़ता है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉपिंग भी बढ़ जाती है, जब करंट का मान अनियंत्रित वोल्टता घटती है तो यहाँ ड्रॉपिंग भी घट जाती है, और जो भी करंट होती है वो यहाँ ना पास होकर के सीधे यहाँ आ जाती है और ये ऑपरेट करता है, क्योंकि भंजन वोल्टता से कम वोल्टता पे ये करंट अलाउ ही नहीं करता, ठीक है ना, बहुत कम अलाउ करता है, तो यहाँ जाने नहीं पाती है, सारी करंट यहाँ से चली आती है और ये ऑपरेट करता है, ठीक है ना। तो इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, यदि निवेशी वोल्टता बढ़ती है, यदि निवेशी वोल्टता क्या होती है, बढ़ती है, तो निवेशी वोल्टता बढ़ती है तो आरएस में और जेनर डायोड में धारा का मान बढ़ जाता है। तो आरएस तथा जेनर डायोड में सारी करंट इससे फ्लो हो जाती है, इससे उतना ही जाएगी जितनी इसको आवश्यकता होती। जेनर डायोड में
धारा का मान में प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा विभव पाथ होता है इसके एक्स्ट्रा वो इसी पर हो जाता है। ठीक है ना। क्या हो जाता है, वोल्टा में धारा का मान बढ़ जाता है। अब क्या होता है, जेनर डायोड के सिरों पे वोल्टा में अधिक परिवर्तन तो होता नहीं, क्योंकि इसका तो इतना ही होता है। तो लिखेंगे कि जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टा में कोई परिवर्तन हुए बिना, है ना। यहाँ लिखेंगे कि जेनर डायोड के वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना, है ना, कोई परिवर्तन हुए बिना आरएस के सिरों पे वोल्टा का मान बढ़ जाता है। आरएस के सिरों पर वोल्टा का मान क्या हो जाता है, वोल्टा का मान बढ़ जाता है, वोल्टा का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भंजन क्षेत्र में इसके सिरों की वोल्टा नियत होती है, इससे ज्यादा जो भी वोल्टा होती है उसके सिरों पे इस पे आ जाती है। ठीक है ना। इससे जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है वो कहाँ पे आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है ना। यद्यपि वोल्टा कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसमें धारा का मान जितना चाहे उतना फ्लो करा सकते हैं। तो इस वक्त इसका रेजिस्टेंस लगभग कम, जीरो के लगभग हो जाता है। तो मैक्सिमम करंट इधर से हो जाती है और इधर से उतना ही करंट जाती है जितनी इसकी आवश्यकता होती है। अब लिखेंगे, इसको ऊपर मिटा दें। अब यहां पे है, यदि निवेशी वोल्टता घटती है, निवेशी वोल्टता घटती है तो आरएस तथा जेनर डायोड में धारा का मान घट जाता है। और जब वोल्टता घटेगी तो धारा का मान भी घट जाता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, जेनर डायोड की सिरों पे वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल धारा का मान घटता बढ़ता है। ठीक है ना। केवल धारा का मान क्या होता है, घटता बढ़ता है। अब धारा का मान घटता बढ़ता है तो इससे कोई करंट पास नहीं होती, यानी कि जेनर डायोड धारा का मान घट जाता है, यहाँ भी घट जाता है, तो इससे कोई करंट पास ही नहीं होती, सारी करंट यहाँ चली जाती है और ये उपकरण ऑपरेट कर जाता है, वोल्टता उतनी ही बनी रहती में धारा का मान घट जाता है ना। क्या होता है, धारा का मान घट जाता है। अब लिखेंगे कि जेनर डायोड के सिरों में, यहाँ पे लिखेंगे कि जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता के मान में परिवर्तन हुए बिना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आरएस के सिरों की वोल्टता घट जाती है, वोल्टता घट जाती है। तो ये वोल्टेज, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है उसी को ड्रॉप कराने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है ना। वोल्टता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि निवेशी वोल्टता बढ़ने से और निवेशी वोल्टता के घटने से जेनर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार निवेशी वोल्टता के घटने या बढ़ने से जेनर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना, जेनर वोल्टता में कोई परिवर्तन
हुए बिना, कोई परिवर्तन हुए बिना RS के सिरों की बोल्टता घट या बढ़ जाती है। RS के सिरों की बोल्टता घट या बढ़ जाती है। जो भी घटाव बढ़ोतरी होती है इसी पे होती है, तो फिक्स रहता है। ये होता है कि अगर बोल्टता घटती है तो इससे कोई करंट पास नहीं होती, सारी इससे पास होती है, या ऑपरेट करता है। अगर बोल्टता बढ़ जाती है तो मैक्सिमम करंट इससे पास हो जाती है बिना वोल्टेज परिवर्तन का, और एक्स्ट्रा वैभव पात इसके सिरों पर हो जाता है। अगर बोल्टता कम, धारा का मान कम, इसके सिरों की बोल्टता भी घट जाती है, लेकिन इसके सिरों की बोल्टता वही बनी रहती है, और जो भी ये करंट होती है इससे पास होती है, और इसका और उस करंट का मल्टीप्लाई जो करेंगे तो कांस्टेंट बोल्टता बनी रहती है। दोनों देखिए सीरीज पैरेलल है, तो ये भी बोल्टता कांस्टेंट बनाए रहता है। यानी हमको हर केस में इसके सिरों पर कांस्टेंट बोल्टता ही मिलती है, ठीक है ना। जेनर डायोड जो होता है एक वोल्टेज नियंत्रक की तरह काम करता है। इस प्रकार जेनर डायोड जो होता है एक वोल्टेज नियंत्रक की तरह कार्य करता है, एक नियंत्रक की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। और एक चीज और है कि हमें जो निर्गत बोल्टता कितनी निर्गत बोल्टता चाहे, ये उसी के अनुसार जेनर डायोड RS का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। आइए थोड़ा एक फार्मूला देख लें जो कि सवाल लगाने में काम आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ और वो वाला लॉ लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ पे VI की बात करें, यही जाकर के दो चीज में बट रहा है। ये मान लो VR है और ये भाई ये दोनों तो दोनों बराबर है। VZ लिखिए चाहे तो VR लिखिए, VL लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पे VZ या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VL, ठीक है ना, बात एक ही है। BL VZ एक ही है। तो यहाँ पर देखिए और IS यहाँ पे जाके किरचॉफ का द्वितीय प्रथम नियम लगाएंगे तो जो हमारी मेन करंट है वो बढ़ जाती है IZ में और IL में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर हमारा VR की बात करें तो VR हो जाएगा IS इंटू RS। तो जहाँ पे VR है हम वहाँ पे ये लिख देते हैं, तो हमारा VI IS RS और प्लस VZ। ये कांस्टेंट वोल्टता का ही बनाया गया रहता है कि इसका ब्रेकिंग क्षेत्र, अरे जेनर वोल्टेज 5 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का, उसी तरह इसको डिजाइन किया जाता है, ये फिक्स रहता है। और ये जितना होता उतना यहाँ पे हमें मिलता है, वो ऐसे एडजस्ट कर लेता है करंट को। तो चलिए यहाँ पे हमको जो ये RS का चुनाव करना है, तो अब VI माइनस VZ हो गया, और यहाँ पे IS यहाँ पे है तो IS यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से हम RS, क्योंकि ये हमको तो डिजाइंड मिलता है ना, और ये हमको पता है कि ये कितना होगा, ठीक है। VI के हिसाब से भी हम RS का चुनाव करेंगे, ठीक है ना, उस हिसाब से घट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आप RS का लेते हैं तो ये VI VZ और IS को लिख सकते हैं IL और IZ। चलिए इस पे एक हम लोग सवाल देख लेते हैं। एक सवाल लिखते हैं। सवाल ये दिया है कि एक जेनर की पावर रेटिंग 1 वाट। पावर रेटिंग हमें पता है, क्वेश्चन है कि एक जेनर
की पावर रेटिंग जो है 1 वाट, कितनी है 1 वाट, तथा वोल्टेज रेगुलेटर की भांति प्रयुक्त, तथा वोल्टेज रेगुलेटर की भांति प्रयुक्त, वोल्टेज रेगुलेटर की भांति प्रयुक्त, यदि जेनर में भंजन वोल्टेज, यदि जेनर में भंजन वोल्टेज जो है 5 वोल्ट तथा इसको 3 वोल्ट से 7 वोल्ट के बीच स्पंदित करती, तथा इसको 3 वोल्ट से, तथा इसको 3 वोल्ट से 7 वोल्ट के बीच, 7 वोल्ट के बीच स्पंदित करती वोल्टेज को, स्पंदित करती वोल्टेज को रेगुलेट करना, रेगुलेट करना है 3 से कहाँ तक हो 7। तब RS का मान ज्ञात कीजिए। तब RS का मान ज्ञात कीजिए। तब क्या करना है, RS का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी एक जेनर की पावर रेटिंग जो है, लिखा है एक जेनर की पावर रेटिंग जो है 1 वाट है और तथा वोल्टेज रेगुलेटर की भांति प्रयुक्त है। पावर रेटिंग 1 वाट का मतलब है कि पर सेकंड 1 जूल की ऊर्जा खर्च करती है जेनर डायोड की। जेनर में भंजन वोल्टता 5, यानी 5 वोल्ट से ज़्यादा इसका वोल्टेज नहीं होगा, चाहे उसमें कितना करंट जाए। इसको 3 वोल्ट से 7 वोल्ट के बीच स्पंदित करना है। कहने का मतलब है कि अनियंत्रित वोल्टता यहाँ पे है, अनियंत्रित वोल्टता है, और यहाँ पे जो है RS को जानते हैं, यहाँ पे लगाए गए हैं, और यहाँ पे जो है एक जेनर डायोड है जिसकी भंजन वोल्टता 5 है, BZ5 वोल्ट है, और ये जो है 3 से 7 वोल्ट पर है ना, वोल्ट। और हमको रेगुलेटेड वोल्टता जो है यहाँ पे 5 वोल्ट ही लेनी है। यहाँ पे हमको VL कितनी लेनी है, भी 5 वोल्ट ही लेनी है। रेगुलेट करना है, संबंधित वोल्टेज को रेगुलेट करना नहीं 5 वोल्ट पे ही, क्योंकि जो इसकी वोल्टता होती है उसी वोल्टता को हम रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 7 के बीच बदल रही है ना, तो हमें अगर वोल्टेज रेगुलेशन करना है तो कितना करना है, तो जैसे हमें 5 वोल्ट वोल्टेज को रेगुलेट करना है तो हमें जो है जेनर डायोड भी उसी वोल्टता का लगाना पड़ेगा जितनी उसकी वोल्टता होती है, भंजन वोल्टता। तो हमें 5 वोल्ट का भंजन वोल्टता है तो रेगुलेट भी इसी वोल्टता को करेंगे, ठीक है ना, यही हो ही पाएगा। ठीक, अब इसको हम रेगुलेट करना है तो हमें अब जरूरत है ये है कि उसका क्या नाम RS की वैल्यू कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दिया है कि जो शक्ति है हमारा P दिया है 1 वाट, जेनर की पावर रेटिंग है 1 वाट, और हमारा भंजन जेनर भंजन क्या है, जेनर भंजन वोल्टता जो है ये कितनी है, VZ है 5 वोल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो न्यूनतम वोल्टता है वो 3 वोल्ट है, अनियंत्रित वोल्टता क्या है 3 वोल्टता है,
तो V न्यूनतम कितना है, एक तरह से VI मिनिमम कितना है 3 वोल्ट है, और VI मैक्सिमम कितना है वो 7 वोल्ट है। ठीक है ना, 3 और 7 के बीच फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है ना, तो हम देख लेंगे तो वहां पे न्यूनतम वोल्टेज है तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन डिवाइस लगाएंगे हम 5 वोल्ट को रेगुलेट करना है, तो 7 वोल्ट अगर डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा तो ये भ्रष्ट हो जाएगी, मतलब जल सकती है। 3 वोल्ट पे तो ये जलेगी नहीं। तो हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो जाएगी। तो टोटल करंट तो इसके सिरों पे आ जाएगी। ये आने से क्या फायदा है, ये आने से है कि जो मैक्सिमम करंट होगी वो इससे फ्लो हो जाएगी, इससे उतना ही जाएगी जितनी आवश्यकता है। ठीक है ना, तो हम 7 वोल्ट पे हम मैक्सिमम करंट निकाल देंगे, है ना, आई अधिकतम। ठीक है ना, आई अधिकतम अगर हमको लेना है आई मैक्स, तो हम कितनी करंट हो सकती है, क्योंकि इसका वोल्टेज तो फिक्स है, तो P/VZ है ना, मैक्सिमम करंट कितनी मिल सकती है इस 7 वोल्ट पे। 3 की बात छोड़िए, तो P 1 वाट है, यहाँ दिया ना 1 वाट, तो 1/5 तो 0.2 एम्पियर, इतनी मैक्सिमम करंट आ सकती है। ठीक है ना, ये 5 वोल्ट का है, फिक्स है, ये भी इसके पैरेलल लगा है। तो हम अगर हाई वोल्टेज की बात करें तो ये कितनी करंट देगा, इतनी करंट इसमें से आएगी। ठीक है ना, तो करंट हमको मिल गई। अब हमको सुरक्षित अवस्था में अगर इसको प्रयोग करना है, यहाँ पे जो उपकरण लगा है, तो उसके लिए हम RS की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो V अधिकतम यहाँ पे लेंगे, मतलब RS का भी हमने फार्मूला देखा था, तो यहाँ VI मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ VZ होगा और यहाँ I मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम करंट क्या होगी, इससे ही फ्लो हो जाएगी, इधर जाएगी ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ भी तो करंट 0.2 एम्पियर इसमें भी आएगी ना, इस हिसाब से रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाएंगे ना। तो ये तो है 7 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, ये है 0.2, यही तो है। तो यहां से देखिए तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 ओम। तो यानी इसको हम लोग 10 ओम लगा देंगे। ठीक है ना, 10 ओम लगा देंगे। ठीक है, ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और आज का वीडियो लेक्चर में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है फिर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है फोटो डायोड, LED और सौर सेल, इन 3 से चीज़ों के बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर ही समाप्त करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।